नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। आज है 14 दिसंबर और आज 14 दिसंबर से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे एक-एक करके इनको देखेंगे। मोटा-मोटा रिव्यू लूँ तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए सीएम बन गए हैं, दूसरा कार्यकाल के रूप में लेंगे शपथ ये ले चुके हैं एक्चुअली। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। भारत में 21 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए अनुमति प्रदान मिल गई है और साथ ही साथ काठमांडू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए आयोजन किया गया है। भारत की वो कौन सी फिल्म में इसका प्रदर्शन हुआ वो भी देखेंगे। भारतीय संसद पर आतंकी हमले की अभी हाल ही में स्मृति दिवस मनाया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। 2001 में जो आतंकी हमला हुआ था उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो एक एक प्रश्न करके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, इसके अलावा भी उन सारे प्रश्नों को नीचे हम देखेंगे एक एक करके। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकी हमला जो हुआ था उसके संबंध में स्मृति दिवस मनाया गया है। क्या क्या है सारी बातें देख लेते हैं। उन दौरान 5 आतंकवादियों सहित दिल्ली पुलिस के 6 जवान शहीद हुए थे। तो यानी 5 आतंकवादियों की मौत हुई थी, साथ ही साथ 6 जवान दिल्ली पुलिस के शहीद हो गए थे। संसद पर आतंकी हमले में लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद नामक आतंकवादी संगठनों ने स्वीकृति ली थी। साथ ही साथ 2002 में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी संगठन ने 4 सदस्यों को पकड़ा गया था। यानी कि ऐसे संगठन से जुड़े हुए 4 ऐसे आतंकवादी जिन्हें पकड़ा गया था, उनमें अफजल गुरु, शौकत हुसैन गुरु, अफसान गुरु और सैयद अब्दुल रहमान गिलानी शामिल थे। इनमें से जो मास्टरमाइंड था 9 फरवरी 2013 जो कि अफजल गुरु था, इसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। बाकायदा इसका इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ था उन दिनों में, क्योंकि इन्हें किसी भी प्रकार का गिल्ट नहीं था कि इन्होंने ऐसा किया हुआ है। बहरहाल अगर मैं बात करूं संसद के ऊपर, तो ये आप जो देख पा रहे हो प्रधानमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उन लोगों के लिए या उन जवानों के प्रति जो शहीद हो गए। और ये तत्काल समय में या कह सकते हैं कि वर्तमान में दिल्ली का संसद भवन का एक पिक्चर है। अगर मैं बात करूं संसद भवन अभी वर्तमान में चर्चा में है, क्यों लिए चर्चा में है, मैं उनके बारे में बात करूं तो विस्टा प्रोजेक्ट के तहत देश के भीतर नवीन संसद का निर्माण किया जाएगा। नवीन संसद का निर्माण जो किया जाएगा वो संसद का निर्माण टाटा के द्वारा किया जा रहा है। तो एक एक करके सारी बातें हम देख लेते हैं। टाटा जो नई निर्माण कर रहा है विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नवीन संसद के बारे में, तो ध्यान रखना है क्या क्या इसके बारे में है। तो ये आप देख पा रहे हो, ये है आपका इंडिया गेट और इंडिया गेट से लेकर के ये राजपथ का विकास इसी विस्टा प्रोजेक्ट में शामिल होगा। ये जो प्रोजेक्ट है टोटल 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, जिसमें नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग शामिल होगी। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरियल कहीं ना कहीं जो बैठक का आपका कॉमन वाला रहेगा उसके लिए बात किया जाएगा। न्यू रेजिडेंस फॉर पीएम एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो ये नए भवनों का निर्माण किया जाएगा जिनमें प्रधानमंत्री और साथ ही साथ राष्ट्रपति महोदय के लिए निवास स्थान बनाए जाएंगे। नई बिल्डिंग पीएमओ के लिए यानी प्रधानमंत्री ऑफिस के लिए नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। तो ये जो भी नई इमारतें हैं या फिर राजपथ का विनिर्माण कार्य है या फिर राजपथ का सुंदरीकरण है या फिर नई संसद का निर्माण जो कि त्रिभुजाकार आकार में होगी, ध्यान रखना। तो ये सारी काम जो हो रहे हैं वो विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हो रहे हैं। और विस्टा प्रोजेक्ट का काम कौन देख रहा है, तो वो देख रहा है टाटा, जैसे मैंने आपको पूर्व में ही बताया। पेपर में आ भी चुका है कि बताइए नई संसद का निर्माण कौन कर रहा है, टाटा। कितने लंबे का प्रोजेक्ट है, तो 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जल्द ही आपको देश को नई संसद प्राप्त हो जाएगी विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का 20वां संस्करण अभी हाल ही में 8 दिसंबर से काठमांडू में शुरू हो चुका है। मेन बात यह है कि इसकी थीम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सस्टेनेबल समिट्स, ये इसकी थीम है। और भारत के निर्देशक डायरेक्टर हैं सिद्धांत सिरिन, इनकी फिल्म है आईना, इसका यहाँ प्रदर्शन किया गया है। तो जो बाकायदा आप देख पा रहे हो ये कि 8 से 12 दिसंबर के मध्य में इसका आयोजन किया जाएगा। ये भी एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, क्योंकि आपको अगर ठीक से याद हो तो अभी हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन अभी 53वां मनाया गया था हमारे यहाँ पर। 53rd 53वां जो मनाया गया था, कहाँ मनाया गया था, गोवा के भीतर। तो गोवा में 53वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो वो भी एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ही है। आपसे अगर पूछे कि काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल में का कौन सा संस्करण था, 20वां। भारत के कौन से डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्म दिखाई गई है, तो सिद्धांत सिरिन। फिल्म का नाम क्या है, आईना। मोटी मोटी और बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और कौन कौन से एशिया से जुड़े हुए महोत्सव हैं जो कि अंतर फिल्म से जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखना कौन कौन से फिल्म से जुड़े हुए हैं। एक तो मैंने अभी आपको बताया भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 53वां वाला भी मनाया गया, कहाँ मनाया गया है, गोवा में मनाया गया है, ध्यान रखना। बेहतर रहेगा कि आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि गोल्डन पिकॉक अवार्ड से कौन सी फिल्म को सम्मानित किया गया है 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। बताएं आप कि गोल्डन पिकॉक अवार्ड से किस फिल्म को सम्मानित किया गया, ध्यान रखना। इसके अलावा दक्षिण कोरिया का है बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, हांगकांग का है हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, चीन का है संघाई इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव। तो ये अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में आएगा। यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो आपका आयोजन स्थल से पूछे या फिर फिल्म से संबंधित। जो मैंने पूछा आपसे पूछा गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे दिया गया, किसे नहीं दिया गया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर को मोपा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसे गोवा का उद्घाटन कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने इसे कहीं ना कहीं इसको लॉन्च कर दिया है या इसका
बहरहाल सीधे तौर पे कहें ये अभी चालू हो गया है। ठीक है, तो आधारशिला 2016 में रखी गई थी और ये पूर्व रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर, ये गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके मनोहर पर्रिकर साहब, तो इन्हीं की स्मृति में 2016 में इसकी नींव रखी गई थी, आधारशिला रखी गई थी और उसे मोपा, इसीलिए उसको नाम भी दिया गया मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये गोवा के उत्तरी भाग में स्थित है। तो आपसे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा कि गोवा में बताएं मोपा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट खोला गया वो किसके नाम के ऊपर आधारित है, या सीधा पूछा जाएगा कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने पूरे भारत में 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्टों को स्थापना के लिए अनुमोदन मंजूरी दे दी है, यानी मंजूरी दे दी है। सीधी बात करें, ये ग्रीनफील्ड क्या होता है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट या ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट ही नया होता है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि हमने उसका जीर्णोद्धार कराया, या ये नहीं कह सकते हैं कि उसे जो एयरपोर्ट था पुराना सा था उसे दोबारा चालू करवा दिया बनवा करके, ऐसा नहीं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वो होते हैं जो बिल्कुल शून्य से उनका निर्माण कार्य शुरू होता है, यानी कि जीरो से, यानी ये कह सकते हैं कि लैंड ऑक्यूपाई से, ज़मीन खरीद से लेकर के एक स्ट्रक्चर बनाने तक ये सब जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कहलाता है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बात करूँ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की नीति के लिए, तो 2008 की नीति वर्तमान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लागू करने के लिए काम करती है, तो 2008 की है। अब ये 9 एयरपोर्ट कौन कौन से जो सक्रिय हैं वर्तमान में, तो टोटल 21 हैं और 21 में से भी जो 9 हैं वो सक्रिय हैं। कौन कौन से हैं? एक तो कुन्नूर, दुर्गापुर, शिरडी, पकयोंग, कालबुर्गी, उर्वाकल, कुरनूल का, सिंधुदुर्ग, कुशीनगर का, और साथ ही साथ उसी उत्तर प्रदेश का कुशीनगर और डोनी पोलो। अच्छा, डोनी पोलो जो अभी वर्तमान में उसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। ये ध्यान रखना कि अभी हाल ही में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। डोनी पोलो ये अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के समीप स्थित है। ठीक है, डोनी पोलो का सामान्य अर्थ सूर्य और चंद्रमा होता है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन ये है कि भूपेंद्र पटेल गुजरात के दूसरे कार्यकाल के लिए क्या बन गए हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ये पिक्चर में जिन्हें देख पा रहे हो यही हैं भूपेंद्र पटेल जी। गुजरात में 186 सीटें थी जिनमें बड़ा रिकॉर्ड बना दिया बीजेपी ने। बीजेपी ने ये रिकॉर्ड बनाया कि अब तक की सबसे बड़ी जीत है इसकी गुजरात के भीतर 156 सीटें। 186 में से 156 सीट ने जीतना बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी हाल ही में बीजेपी ने ये रिकॉर्ड बनाया है कि 156 सीटें जीती हैं 186 में से। भूपेंद्र पटेल साहब दोबारा कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, जरूर आप बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल कौन है। और सीटें जरूर ध्यान रखना, सीटें आपसे संख्या पूछी जाएगी। खैर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रधानमंत्री ने नागपुर स्टेशन से बिलासपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाई है। तो ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस दिखाई गई झंडी नागपुर स्टेशन से बिलासपुर के बीच में, बिलासपुर बेसिकली छत्तीसगढ़ में है, ये ध्यान रखना। तो ये पूछे अगर आपसे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में, महाराष्ट्र का नागपुर, ठीक है, महाराष्ट्र का नागपुर। ये 6वीं वंदे भारत ट्रेन होगी, ये ध्यान रखना। पहली जो चलाई गई थी वो दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी, दिल्ली और वाराणसी के बीच में। इसके अलावा दूसरी चलाई गई थी दिल्ली से कटरा के बीच में, दूसरी। तीसरी चलाई गई थी अभी हाल ही में मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, चौथी चलाई गई थी आपकी ऊना से दिल्ली के बीच में, ऊना और दिल्ली के मध्य में चलाई गई थी। इसके बाद ये आपकी पाँचवीं ट्रेन होगी आपकी वंदे भारत की। ठीक है, तो दिल्ली वाराणसी हो गई, मुंबई कटरा हो गई, दिल्ली कटरा हो गई, और इसके अलावा मुंबई अहमदाबाद हो गई। ऊना से दिल्ली, ऊना हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और अभी हाल ही में ये आपका ये नहीं, माफ़ी चाहूँगा, 6वीं ही है, रियली सॉरी, मैं एक स्किप कर रहा हूँ आपसे। एक स्किप कौन सी कर रहा हूँ, अभी हाल ही में एक बेंगलुरु से चेन्नई के बीच मध्य में चलाई गई, तो ये 5वीं वाली बेंगलुरु से चेन्नई के बीच में थी। ठीक है, ये 6वीं ही है, मैं ठीक हूँ, 6वीं ही है। तो ये बहरहाल आपकी 6वीं वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया गया है। वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम जो था वो था ट्रेन 18, तो ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। और ट्रेन 18 जो है वो चेन्नई इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में इसका निर्माण किया गया था। तो ये पेपर में पूछा गया कि वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम क्या है और इसका निर्माण किस कारखाने में किया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये 6वीं वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है, इसके बारे में आपको जानकारी रहेगी। जोन्स बटलर और पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर सिद्रा अमीन को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। देखिए, जो सम्मानित किया गया है ये नवंबर महीने के लिए चुना गया है। तो नवंबर 2022 में सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी रहे वो इंग्लैंड के कप्तान हैं जोन्स बटलर, चूँकि आपको पता है इंग्लैंड के द्वारा अभी हाल ही में T20 का विश्व कप जीता गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इंग्लैंड ही 2019 का वनडे वर्ल्ड कप का आप विजेता भी इंग्लैंड ही है। बाकी पाकिस्तान की जो महिला खिलाड़ी आप देख पा रहे हैं इनका नाम है सिद्रा अमीन। ICC की स्थापना 1909 में हुई थी। ICC हर महीने अपने प्लेयर की सूची जारी करता है और इन प्लेयरों की सूची में जारी करता है सर्वश्रेष्ठ मेल अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ फीमेल जो खिलाड़ी होता है उसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुनता है। जो भी महिला या पुरुषों में शीर्ष रहता है उनमें एक कैटेगरी मेंस की और एक कैटेगरी वुमेन्स की है। तो बहरहाल आप ध्यान रखना, नवंबर महीने के लिए ये अवार्ड दिया गया है।
बाकी अगर मैं बात करूँ बीसीसीआई की, तो बारे में ध्यान रखना, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। वर्तमान में रोजर बिन्नी वर्तमान में इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। तो रोजर बिन्नी साहब वर्तमान में अध्यक्ष हैं किसके, बीसीसीआई के। क्या मुझे आप बता सकते हैं कि अक्टूबर महीने के लिए किन व्यक्तियों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया था? आई होप आप मुझे बताएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में भी शपथ ले ली है। तो जो आप देख पा रहे हो, इनका संबंध अभी हाल ही में फिलहाल तो मुंबई हाई कोर्ट से था। तो मुंबई हाई कोर्ट के ये जज हैं, इनको अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात करूँ तो आप ध्यान रखना कि वर्तमान में कुल संख्या हो गई है 33-1, अर्थात 33 हाई कोर्ट में 33 सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे और एक होगा मुख्य न्यायाधीश, यानी मुख्य जज जो होंगे वो एक, यानी कि इस समय कौन है हमारे यहाँ पर, ध्यान रखना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी वर्तमान में आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। आपसे यहाँ से प्रश्न बनेगा आप लोगों से कि सबसे लंबे कार्यकाल के लिए किन्हें नियुक्त किया गया, तो इनका एक बहुत लंबा कार्यकाल होगा। और अभी हाल ही में कुछ आप लोगों ने पद देखे, जैसे एन वी रमन्ना साहब अभी कुछ समय के लिए रहे। तो ये सब बातें ध्यान रखना। एन वी रमन्ना भी अभी रिटायरमेंट उनका हुआ है कुछ दिन पहले ही, उसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ जी बन गए हैं अभी फिलहाल। तो आशा करते हैं ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।